1945 दुनिया ने अपना पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन देखा। हम सब जानते हैं कि दुनिया का पहला न्यूक्लियर बॉम्ब मैनहट्टन प्रोजेक्ट का हिस्सा था। यूनाइटेड स्टेट्स ने बनवाया था। हिरोशिमा और नागासाकी के बाद दुनिया ये समझ गई थी कि ये एक इन्वेंशन नहीं, एक वार्निंग थी। लेकिन मैनहट्टन प्रोजेक्ट तो बस एक शुरुआत थी। उसके बाद दुनिया की सुपर पावर्स में एक रेस शुरू हुई, न्यूक्लियर आर्म रेस। एक ऐसी रेस जिसमें सिर्फ शक्तिशाली देश ही सरवाइव कर सकते थे और हर देश चाहता था डिस्ट्रक्शन बटन, अपना खुद का एटॉमिक बटन। आज दुनिया में सिर्फ 10 देश हैं जिन्होंने ऑफिशियली न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप किए हैं, लेकिन इस डेवलपमेंट के पीछे की कहानियां काफी ज्यादा थ्रिलिंग, सस्पेंस से भरी और डार्क हैं। ये कहानियां असल में एक ग्लोबल पावर गेम की हैं। किसी ने इसे छुपकर बनाया, किसी ने चुरा कर, किसी ने दूसरी कंट्री से मदद ली और किसी ने एक झटके में ही दुनिया को हिला दिया। रसिया ने अमेरिका के सीक्रेट्स चुराए, चाइना ने रसिया से सीखा, इंडिया ने दुनिया के अपोजिशन के बावजूद खुद पर भरोसा किया, पाकिस्तान ने वर्ल्ड्स मोस्ट कंट्रोवर्शियल न्यूक्लियर नेटवर्क के फायदे उठाए और इजराइल ऑफिशियली एग्जिस्ट भी नहीं करता न्यूक्स के लिस्ट में, पर अनऑफिशियली तो हम सब जानते हैं। और साउथ अफ्रीका वो दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने न्यूक्लियर वेपन्स बनाकर खुद ही डिसमेंटल कर दिए। हर देश की अपनी एक कहानी है, स्पाई, बिट्रेयल, असैसिनेशन, न्यूक्लियर टेस्ट और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक डेंजरस गेम। और ये कहानियां मैनहट्टन प्रोजेक्ट जितनी ही पावरफुल हैं, लेकिन लोगों को रेयरली पता होती हैं। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एक ऐसी ग्लोबल टाइमलाइन कि कैसे ये देश एक एक कर न्यूक्लियर पावर बन गए, किसने किसकी हेल्प की, किसने किसको रोका और किसने दुनिया के रूल्स तोड़े। फ्रॉम अमेरिका टू नॉर्थ कोरिया, फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, यह है दुनिया की सबसे सीक्रेटिव, सबसे पावरफुल और सबसे डेंजरस टेक्नोलॉजी की असली कहानी। दिस इज नॉट जस्ट अबाउट बॉम्ब्स, इट्स अबाउट फियर, डोमिनेंस एंड सर्वाइवल। वेलकम टू द फुल स्टोरी ऑफ द न्यूक्लियर कोड। इस कहानी की शुरुआत होती है एक लैब के अंदर, जहां एक ऐसी डिस्कवरी होती है जो दुनिया का फ्यूचर हमेशा के लिए बदल देती है। 1938 जर्मनी के दो साइंटिस्ट ऑटो हान और फ्रिट्ज स्टार्समन ने यूरेनियम एटम को स्प्लिट कर दिया और इसी मोमेंट पे न्यूक्लियर फिजन का जन्म हुआ। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक एटम को तोड़ने से इतनी एनर्जी निकलती है कि अगर चेन रिएक्शन चला दिया जाए तो पूरा एक शहर मिट सकता है। इसके कुछ ही महीनों के बाद 1939 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने एक लेटर के जरिए यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट को वार्न किया, जर्मनी इज वर्किंग ऑन अ बॉम्ब एंड दिस कुड एंड सिविलाइजेशन। ये सिर्फ एक लेटर नहीं था, ये एक ट्रिगर था जो दुनिया को एटॉमिक एज में ढकेलने वाला था। इसी वार्निंग के बाद शुरू हुआ एक अल्ट्रा सीक्रेट प्रोजेक्ट, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसका नाम था द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। यूनाइटेड स्टेट्स ने यूके और कनाडा के टॉप साइंटिस्ट के साथ मिलकर एक ऐसा मिशन स्टार्ट किया जो दुनिया के सबसे डेंजरस और सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट में से एक बन गया। मैनहट्टन प्रोजेक्ट में अमेरिका ने अपनी जीडीपी का लगभग 1% लगा दिया था, सिर्फ इसलिए कि कहीं जर्मनी उनसे पहले ये बॉम्ब न बना ले। तब तक जर्मनी भी सीक्रेटली न्यूक्लियर बॉम्ब पर काम कर रहा था, लेकिन उनका प्रोजेक्ट उतना इफेक्टिव नहीं था। रिसोर्सेस और साइंटिफिक क्लियरिटी दोनों की कमी थी। मई 1945 में जर्मनी ने ऑफिशियली सरेंडर कर दिया, लेकिन अमेरिका अब रुकने वाला नहीं था। जुलाई 1945 जब प्रेसिडेंट ट्रूमैन पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस में स्टालिन और चर्चिल के साथ दुनिया का फ्यूचर डिस्कस कर रहे थे, तभी उन्हें क्लासिफाइड मैसेज मिलता है, द ट्रिनिटी टेस्ट वाज सक्सेसफुल। न्यू मैक्सिको की डेजर्ट में हुआ था दुनिया का पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, एक इतना पावरफुल ब्लास्ट कि उसे द डे द सन रोज ट्वाइस कहा गया। ट्रूमैन ने यह बात स्टालिन को कैजुअली इनडायरेक्टली हिंट करके बता दी, लेकिन स्टालिन ऑलरेडी सब जानता था। केजीबी के स्पाई भी मैनहट्टन प्रोजेक्ट के अंदर घुस चुके थे और सोवियत यूनियन सीक्रेटली अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट कर चुका था। स्टालिन ने कुछ कहा नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर उसका गुस्सा फटने वाला था। अगले ही महीने अगस्त 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरा दिए, लिटिल बॉय और फैट मैन। पूरा जापान झटके में आ गया, लाखों लोग पल में ही खत्म हो गए और फाइनली जापान ने सरेंडर कर दिया। वर्ल्ड वॉर 2 ऑफिशियली खत्म हो गया, लेकिन साथ ही एक और चीज शुरू हो गई, एक नई दौड़, एक नया कंपटीशन, एक नया खतरा, द न्यूक्लियर आर्म रेस। अब दुनिया एक नई रियलिटी के साथ जीने वाली थी, जहां एक बटन एक देश नहीं, पूरी इंसानियत का अंत कर सकती थी। जब 1945 में यूएस ने जापान पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया, पूरी दुनिया सदमे में थी, लेकिन सबसे ज्यादा हिला जोसेफ स्टालिन। सोवियत यूनियन को पहले से ही शक था
1941 के आसपास जब जर्मन, ब्रिटिश और अमेरिकन साइंटिस्ट ने अचानक न्यूक्लियर फिजन पर रिसर्च पब्लिश करना बंद कर दिया, तभी उन्हें लग गया कि कुछ तो चल रहा है। सोवियत इंटेलिजेंस को जल्दी ही ये पता चल गया कि अमेरिका एक डेंजरस बॉम्ब डेवलप कर रहा है। और जब उन्हें मैनहट्टन प्रोजेक्ट का पता चला तो स्टालिन ने बिना वक्त गवाए अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। स्टालिन ने अमेरिकन न्यूक्लियर सीक्रेट्स तक पहुंचने के लिए केजीबी के टॉप स्पाई भेजे और ये काम इतना सक्सेसफुल रहा कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट के कुछ क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्स लिटरली मॉस्को तक पहुंच चुके थे। सोवियत यूनियन के कई सीक्रेट एजेंट्स क्लॉस फूच, थियोडोर हॉल और डेविड ग्रीन ग्लास ये सब मैनहट्टन प्रोजेक्ट के अंदर काम करते हुए सीक्रेटली सोवियत यूनियन के लिए इंफॉर्मेशन लीक कर रहे थे। लेकिन एक ट्विस्ट था। स्टालिन को यह डाउट था कि कहीं ये सब फेक डॉक्यूमेंट्स तो नहीं या अमेरिका का ये कोई ट्रैप तो नहीं। इसीलिए सोवियत यूनियन ने अमेरिकन डिजाइन्स पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं किया। उन्होंने स्टोलन डिजाइन्स के साथ साथ अपने इंडिपेंडेंट रिसर्च को भी कंटिन्यू रखा और कई कैप्चर्ड जर्मन साइंटिस्ट को भी न्यूक्लियर लैब में लगाया। और सिर्फ 4 साल के बाद 1949 में सोवियत यूनियन ने अपना पहला सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया। RDS-1 कोड नेम फर्स्ट लाइटनिंग कजाकिस्तान के सेमी प्लास्टिक टेस्ट साइट पर किया गया। यह टेस्ट एक शॉक था वेस्ट के लिए। अमेरिका अब अकेला न्यूक्लियर पावर नहीं था और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी आर्म रेस जिसमें दोनों सुपर पावर्स यूएस और यूएसएसआर दुनिया के सबसे ज्यादा न्यूक्स बनाने के लिए कॉम्पिटिट करने लगे। एक ऐसी रेस जिसमें जीत सिर्फ डिस्ट्रक्शन की थी और हार सिर्फ इंसानियत की। दुनिया की तीसरी न्यूक्लियर पावर बनी यूनाइटेड किंगडम। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका ने तो जरूर हेल्प की होगी, आफ्टर ऑल वो तो वर्ल्ड वॉर में अलाइज थे। पर सच क्या था? एक साइलेंट बिट्रेयल, एक दोस्ती जो सिर्फ बैटलफील्ड तक ही थी। वर्ल्ड वॉर के दौरान 1940 में ही ब्रिटेन ने सीक्रेटली अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया था। प्रोजेक्ट का नाम था ट्यूब अलॉयज। ये दुनिया का फर्स्ट डेडिकेटेड न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम था और इसमें जर्मनी से भाग कर आए जूइश फिजिसिस्ट, ऑस्ट्रियन, जर्मन और पोलिश ओरिजिन के साइंटिस्ट काम कर रहे थे। मतलब यूके टेक्निकली न्यूक्लियर रेस में सबसे आगे था। लेकिन वर्ल्ड वॉर का प्रेशर, फंडिंग की कमी और इंफ्रास्ट्रक्चर की लिमिटेशन के कारण ब्रिटेन ने अपना पूरा काम यूएस के मैनहट्टन प्रोजेक्ट के साथ मर्ज कर दिया और 1943 के क्यूबेक एग्रीमेंट के तहत एक डील साइन हुई। टेक्नोलॉजी डेवलप होने के बाद यूएस और यूके इसे इक्वली शेयर करेंगे और कभी एक दूसरे के अगेंस्ट यूज नहीं करेंगे। पर 1945 में जब हिरोशिमा पर पहला बॉम्ब गिरा, अमेरिका ने बिना किसी नोटिस के एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया और ब्रिटिश साइंटिस्ट को इस बात का पता तक नहीं चलने दिया। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ बिट्रेयल। विंस्टन चर्चिल ने बाद में इस मोमेंट को डिस्क्राइब किया, द मोमेंट द एटॉमिक बॉम्ब टर्न फ्रॉम अ जॉइंट प्रोजेक्ट इनटू एन अमेरिकन सीक्रेट। इस धोखे ने ब्रिटेन को मजबूर किया अपना इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर प्रोग्राम रिवाइव करने के लिए। लेकिन अब एडवांटेज ये था कि ग्राउंड वर्क पहले से रेडी था, टॉप साइंटिस्ट ट्रेंड थे और यूरेनियम रिजर्व पर भी ब्रिटेन का काफी हद तक कंट्रोल था। सिर्फ 7 साल बाद 1952 में यूके ने सक्सेसफुली अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया, ऑपरेशन हरिकेन। लोकेशन थी मॉन्टेबेलो आइलैंड, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ कोस्ट पर। यह टेस्ट सिर्फ एक वेपन टेस्ट नहीं था, ये एक स्ट्रेटेजिक मैसेज था। वी मे बी स्मॉल इन साइज बट नॉट इन पावर। लेकिन जैसा कि हमने जाना कि 1949 में सोवियत यूनियन ने एक्सपेक्टेशन से जल्दी अपना पहला न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट कर लिया, अमेरिका के लिए ये एक शॉक से कम नहीं था। अब कंपटीशन और भी ज्यादा डेडली होने वाला था। यूएस ने डिसाइड किया कि एटॉमिक बॉम्ब इनफ नहीं है, अब बनानी होगी एक और पावरफुल टेक्नोलॉजी, थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब। चलिए इसके पीछे के साइंस को थोड़ा समझते हैं। एटॉमिक बॉम्ब्स वर्क ऑन फिजन, एटम्स को तोड़ा जाता है। लेकिन हाइड्रोजन बॉम्ब्स का कॉन्सेप्ट अलग है, वो फ्यूजन पर काम करता है, एटम्स को जोड़ा जाता है, जिस तरीके का प्रोसेस सन में देखने को मिलता है। और अगर हाइड्रोजन बॉम्ब्स के पावर लेवल की बात करें तो नागासाकी पर गिराया गया एटॉमिक बॉम्ब जस्ट बिगिनिंग था। हाइड्रोजन बॉम्ब्स उससे 100, 200, 400 गुना नहीं, 1000 गुना तक ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। आपने ओपनहाइमर मूवी तो जरूर देखी होगी। उसमें रॉबर्ट ओपनहाइमर, जो कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट के मास्टरमाइंड थे, उन्होंने खुद वार्न किया था, दिस विल बी अ वेपन ऑफ जेनोसाइड, ह्यूमैनिटी इज नॉट रेडी फॉर दिस। लेकिन उस वक्त के यूएस प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन ने डिसीजन ले लिया और ग्रीन लाइट मिल गई। 1952 में यूएस ने पहला हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट किया, आईवी माइक, पावर 450 टाइम्स मोर डिस्ट्रक्टिव देन नागासाकी। और इसके सिर्फ 3 सालों के बाद 1955 में सोवियत यूनियन ने भी अपना पहला हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट किया, RDS-37। और 1957 में यूनाइटेड किंगडम ने भी न्यूक्लियर सुपर पावर क्लब में एंट्री ले ली। उनका टेस्ट था ऑपरेशन ग्रैपल।
और अब एक नई रेस शुरू हो चुकी थी, नॉट जस्ट टू डिस्ट्रॉय सिटीज बट सिविलाइजेशंस। और इस नई डेंजर के बाद 1958 में यूएस और यूके के बीच फिर से एक नया न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन हुआ और दोनों नेशंस ने अपनी दोस्ती रिवाइव की, दिस टाइम विथ हाइड्रोजन इन हैंड। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फ्रांस टूट चुका था, इकोनॉमिक रूल्स में था, लेकिन उसके साइंटिस्ट के पास एक विजन था, न्यूक्लियर सोवरेनिटी। कुछ फ्रेंच साइंटिस्ट ऑलरेडी मैनहट्टन प्रोजेक्ट में काम कर चुके थे, पर वॉर खत्म होने के बाद फ्रांस ने इजराइल के साथ मिलकर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को मेनली एनर्जी पर्पस के लिए यूज किया। लेकिन 1956 में स्यूज क्राइसिस ने सब बदल दिया। ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल इजिप्ट के खिलाफ एक सीक्रेट इन्वेजन प्लान बना रहे थे, पर जब यूएस और सोवियत यूनियन ने इसका अपोज किया तो फ्रांस को इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ा। और तब उन्हें यह समझ आया कि किसी कंट्री को दुनिया में अगर सीरियस लेना है तो न्यूक्लियर डेटरेंट मस्ट है। फ्रेंच प्रेसिडेंट चार्ल्स डी गॉले ने लीडरशिप संभाली और कहा, फ्रांस विल नॉट डिपेंड ऑन नाटो, नॉट ऑन यूएस, नॉट ऑन यूएसएसआर, फ्रांस विल राइज ऑन इट्स ओन। फ्रांस की न्यूक्लियर पॉलिसी भी बहुत यूनिक थी, इंडिपेंडेंट, नॉट अलाइंड और कंप्लीटली सोवरेन। जब ब्रिटेन ने न्यूक्स बनाए तो यूएस ने सपोर्ट दिया, लेकिन जब फ्रांस ने ट्राई किया तो यूएस ने अपोज किया, पर फ्रांस रुका नहीं। उन्होंने यूरेनियम के लिए अपनी अफ्रीकन कॉलोनीज का यूज किया, नाइगर, गैबन और मेडागास्कर। यहां से आया रॉ न्यूक्लियर फ्यूल। साइंटिस्ट ने दिन रात काम किया डिस्पाइट इकोनॉमिक क्राइसिस, और 1960 में सहारा डेजर्ट अल्जीरिया, जो तब फ्रेंच कॉलोनी था, फ्रांस ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया, गेरबॉइस ब्लू, और दुनिया में फ्रांस बन गया 4th न्यूक्लियर पावर। 1968 में फ्रांस ने अपना हाइड्रोजन बॉम्ब भी सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया। और अब बारी थी चाइना की। 1950s का चाइना पॉवर्टी, रिवॉल्यूशंस और पॉलिटिकल टर्बुलेंस से जूझ रहा था, लेकिन एक ड्रीम था न्यूक्लियर पावर बनना, ना प्रेस्टीज के लिए ना प्राइड के लिए, बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स के अगेंस्ट एक पावरफुल डेटरेंट बनने के लिए। शुरुआत में सोवियत यूनियन ने भी मदद की, क्योंकि उन्हें लगता था कि माओ का चाइना उनका ट्रस्टेड कम्युनिटी अलाय बनेगा। लेकिन सब बदल गया 1956 में, जब निकिता क्रुश्चेव ने डीस्टेलिनाइजेशन स्टार्ट किया और वेस्ट के साथ थोड़ा सॉफ्ट पड़ने लगे। माओ जेडोंग को यह अप्रोच कम्युनिस्ट बिट्रियल लगा और उन्होंने ओपनली इसको क्रिटिसाइज किया कि ये सॉफ्टनेस साम्राज्यवाद के सामने घुटने टेकना है। रिजल्ट, सिनो सोवियत स्प्लिट और क्रुश्चेव ने चाइना के न्यूक्लियर प्रोग्राम के पूरे सपोर्ट को वापस ले लिया। अब चाइना कंप्लीटली अकेला था और इसी अकेलेपन को चाइना ने अपनी ताकत बनाया। डिस्पाइट इंटरनल केओस, फेमिन, मिलियंस ऑफ डेथ और बाद में कल्चरल रिवॉल्यूशन जैसे टर्मोइल्स, चाइना ने न्यूक्लियर डेवलपमेंट नहीं रोका। उन्होंने काफी रिसोर्सेस इन्वेस्ट किए और एक एडवांटेज भी था, उनके पास था नेचुरल यूरेनियम रिजर्व, जो किसी भी न्यूक्लियर प्रोग्राम की बैकबोन होती है। और 1964 में एक रिमोट लॉकनूर डेजर्ट में एक सूख गए लेक पर चाइना ने किया अपना पहला सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट, कोड नेम प्रोजेक्ट 596, और दुनिया में एक नई न्यूक्लियर पावर पैदा हो गई। लेकिन ये सब तो बस शुरुआत थी। सिर्फ 32 महीनों के अंदर चाइना ने अपना हाइड्रोजन बॉम्ब भी टेस्ट कर दिया, जो हिस्ट्री का फास्टेस्ट फ्यूजन ट्रांजिशन बन गया। दुनिया पूरी तरह से हैरान थी कि कैसे एक देश जिसे दुनिया अंडर एस्टिमेट कर रही थी, उसने इतनी तेजी से हाइड्रोजन बॉम्ब भी टेस्ट कर लिया। चाइना ने यह प्रूव कर दिया कि डोंट मिस्टेक आइसोलेशन फॉर वीकनेस, समटाइम्स साइलेंस एक्सप्लोड्स लाउडर देन साउंड। और अब बारी थी छठे देश की, इजराइल। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि ना तो कभी इजराइल ने ऑफिशियली ये डिक्लेयर किया और ना ही कभी ओपनली एक्सेप्ट किया कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ये दुनिया का सबसे कंट्रोवर्शियल और मिस्टीरियस न्यूक्लियर प्रोग्राम बन गया, एक ऐसा प्रोग्राम जिसका सबको पता है लेकिन फिर भी कोई ओपनली बात नहीं करता। 1950s में इजराइल ने फ्रांस के साथ मिलकर एक सीक्रेट न्यूक्लियर अलायंस बनाया। इजराइल के फाउंडिंग प्राइम मिनिस्टर डेविड बेन गुरियन इस आइडिया में ऑब्सेस्ड थे। उन्हें लगता था कि एक छोटे देश के सर्वाइवल के लिए न्यूक्लियर डेटरेंस जरूरी है। फ्रांस ने उनकी हेल्प की और नेगेव डेजर्ट के बीच एक रिमोट जगह पर बनाई गई एक सीक्रेट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी, जिसका नाम था डिमोना। ऑफिशियली बोला गया कि ये एक टेक्सटाइल फैक्ट्री है, लेकिन सैटेलाइट इमेजेस और स्पाई कुछ और ही कह रहे थे। 1963 में यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को डाउट हुआ कि डिमोना फैसिलिटी का असली पर्पस न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करना है। जॉन एफ कैनेडी ने इजराइल पर प्रेशर बनाया कि उनके साइंटिस्ट और इंस्पेक्टर्स को डिमोना विजिट करने दिया जाए। इंस्पेक्शन के नाम पर इजराइल ने केयरफुली स्टेज टूर्स दिए और रियल अंडरग्राउंड लैब्स को कंसील कर दिया। जॉन एफ कैनेडी ने इसके बाद वार्निंग दी कि अगर इजराइल ने ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई
तो यूएस का सपोर्ट रिवोक कर दिया जाएगा। लेकिन उसी साल जॉन एफ कैनेडी का असैसिनेशन हो गया और नए प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन ने इजराइल पे प्रेशर बनाना बंद कर दिया। उसके बाद इजराइल ने चुपचाप अपना प्रोग्राम कंप्लीट किया। 1967 के अराउंड एक्सपर्ट्स ने कंक्लूड किया कि इजराइल के पास फंक्शनल न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। ये कैसे पता चला? ऑफिशियली तो कभी ये बोला नहीं गया, लेकिन सैटेलाइट इमेजेस, स्पाई रिपोर्ट्स और साइंटिफिक लीक्स ने स्लोली इस पजल को कंप्लीट कर दिया। फिर 1986 में एक हिस्टोरिकल न्यूक्लियर लीक ने सब बदल दिया। मॉर्डीचाई वानुनु, डिमोना में काम करने वाला एक इजरायली टेक्नीशियन, इजराइल से यूके भाग गया और ब्रिटिश न्यूज़पेपर द संडे टाइम्स को फोटोज, ब्लूप्रिंट्स और इनसाइड डिटेल्स दे दिए। उसने बताया कि इजराइल के पास 100 से 200 तक न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और उन्होंने थर्मो न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉम्ब भी बना लिए हैं जो हिरोशिमा से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल हैं। इजराइल ने इस बिट्रेयल का तुरंत जवाब दिया। एक फीमेल मोसाद एजेंट ने वानुनु को रोम में एक रोमांटिक डेट पर बुलाया। उसकी ड्रिंक में ड्रग मिलाया गया और उसे वापस इजराइल लाया गया, जहां उसका क्लोज डोर ट्रायल हुआ। उसे एस्पोनाज और ट्रेजन के लिए 18 साल की सजा मिली। आज भी उस पर सीवियर रिस्ट्रिक्शंस हैं, ना प्रेस से बात कर सकता है और ना ही इजराइल छोड़कर जा सकता है। और इवन आज भी इजराइल ने ऑफिशियली कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इस स्ट्रेटेजी को कहते हैं न्यूक्लियर ओपेसिटी, ना हाँ और ना ही ना। और वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि इजराइल के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबल न्यूक्स हैं, पॉसिबली सबमरीन बेस्ड डिलीवरी सिस्टम्स के साथ। और जब मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ जाती है तो ये साइलेंट थ्रेड हमेशा ही हवा में घूमता है। इजराइल का न्यूक्लियर प्रोग्राम दुनिया का वन ऑफ द वर्स्ट केप्ट सीक्रेट है। एक छोटा देश जो दुनिया के सबसे अनप्रिडिक्टेबल रीजन में है और जो ऑफिशियली तो कुछ कहता नहीं, लेकिन जब जरूरत होती है तो सभी को पता है कि इजराइल की पावर क्या है। 7वां देश जो ऑफिशियली न्यूक्लियर पावर बना वो है भारत। लेकिन इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक मूव नहीं बल्कि एक सिविलाइजेशन डिसीजन था। एक ऐसा देश जिसका इतिहास वैदिक साइंस और जीरो जैसी डिस्कवरीज से भरा है, उसने एटॉमिक पावर को एक शांति और गर्व के रूप में अपनाया। इंडिया के न्यूक्लियर जर्नी के फादर थे डॉक्टर होमी भाभा, एक कैम्ब्रिज ट्रेंड फिजिसिस्ट, विजनरी और साइंटिस्ट, जिन्होंने 1945 में प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को कन्विंस किया कि भारत को अपना एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम शुरू करना चाहिए, लेकिन शांति के लिए। और फिर 1948 में बना एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया और 1954 में स्टेब्लिश हुआ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC मुंबई में। होमी भाभा जिनका संदेश था नो पावर इज ग्रेटर देन नॉलेज। और फिर 1950s में इंडिया ने कनाडा के साथ मिलकर साइरस रिएक्टर बनाया जो इंडिया को हैवी वाटर और प्लूटोनियम बनाने में मदद करता था। और फिर क्या था, ये रिएक्टर कनाडा ने दे दिया और फ्यूल दिया यूएसए ने। पर इस डील की शर्तें क्लियर थी, ओनली फॉर पीसफुल पर्पस। इंडिया ने ऑफिशियली एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इसका इस्तेमाल किया, लेकिन अंदर ही अंदर ग्राउंड वर्क हो रहा था वेपन ग्रेड प्लूटोनियम के लिए। 1962 में चाइना के साथ हुई बॉर्डर वॉर के बाद इंडिया पर प्रेशर डेवलप होने लगा और फिर 1964 में जब चाइना ने न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट कर लिया तो इंडिया पर प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ गया। और डॉक्टर होमी भाभा का कहना था इंडिया मस्ट डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स एज अ डेटरेंट। लेकिन 1966 में एक प्लेन क्रैश में डॉक्टर होमी भाभा की सस्पिशियस डेथ हो गई। ये भी एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। कुछ लोग मानते हैं कि CIA का इसमें हाथ था, क्योंकि उनका बिलीव था कि डॉक्टर होमी भाभा इंडिया के एटॉमिक बॉम्ब के काफी करीब पहुंच गए हैं। इंदिरा गांधी की लीडरशिप में इंडिया ने 1974 में राजस्थान के पोखरण डेजर्ट में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया। कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। तारीख थी 18 मई 1974 और इसमें लीड साइंटिस्ट थे राजा रमन्ना, PK आयंगर और R चिदम्बरम। इंडिया ने इसे पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन PNE बोला, लेकिन दुनिया ने इसे क्लियरली एक न्यूक्लियर वेपन टेस्ट माना। इसके बाद कनाडा और USA ने इंडिया पर सैंक्शंस लगा दिए क्योंकि इंडिया ने साइरस रिएक्टर का मिसयूज किया था जो सिर्फ पीसफुल एनर्जी के लिए दिया गया था। और इसके बाद इंडिया ग्लोबल आइसोलेशन में चला गया। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप NSG बनाई गई जिसका गोल था कि डेवलपिंग नेशंस न्यूक्लियर टेक मिसयूज ना करें। इंडिया ने NPT न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन करने से मना कर दिया क्योंकि ये अनफेयर था कि सिर्फ 5 कंट्री ही न्यूक्लियर पावर्स मानी जाती और बाकी सब परमानेंटली बैन कर दी जाती। और फिर आया 1998। इंडिया ने फाइनली अपने आप को ओवरटली न्यूक्लियर वेपन स्टेट डिक्लेयर कर दिया। पोखरण 2 के नाम से 5 पावरफुल न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए गए
तारीख थी 11 एंड 13 मई 1998। कोड नेम रखा गया ऑपरेशन शक्ति और लोकेशन फिर से वही पोखरण राजस्थान। इस बार पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी और लीड साइंटिस्ट रहे एपीजे अब्दुल कलाम। और भारत रत्न पीएम वाजपेयी का कहना था, इंडिया इज नाउ अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट, इट्स नॉट अ कन्फर्मेंट दैट वी सीक, इट्स अ रियलिटी दैट कैन नॉट बी डिनाइड। लेकिन इस टेस्ट के बाद यूएस, जापान और यूरोप ने इंडिया पर फिर से सैंक्शंस लगाए, लेकिन इंडिया ने स्ट्रेटेजिक क्लियरिटी दिखाई। इंडिया नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन फॉलो करेगा, सिर्फ डेटरेंस के लिए ही वेपन रखेगा और वेपन्स किसी देश के खिलाफ नहीं, सेल्फ डिफेंस में यूज किया जाएगा। आज इंडिया के पास 160 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, लैंड सी एयर ट्राइड बेस्ड डिलीवरी सिस्टम है, न्यूक्लियर सबमरीन से लॉन्च कैपेबिलिटीज और मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल जैसे अग्नि सीरीज, निर्भय और सबमरीन लॉन्च्ड K-15 और K-4 आज ऑपरेशनल है। इंडिया एक ऐसा न्यूक्लियर पावर स्टेट है जो शक्ति के साथ विवेक भी रखता है। जहां बाकी देशों ने पावर के लिए बॉम्ब्स बनाए, वहीं भारत ने बनाए सेल्फ रिस्पेक्ट, डेटरेंस और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के लिए। शांति के लिए तैयारी बहुत जरूरी है और जब तक हम तैयार हैं तब तक शांति भी रहेगी। अब बारी थी 8वें देश की जो न्यूक्लियर वेपन बनाने में सफल रहा, साउथ अफ्रीका। लेकिन इसकी कहानी बाकी देशों से काफी यूनिक है, क्योंकि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने अपने बनाए हुए न्यूक्लियर बॉम्ब्स को खुद ही डिस्ट्रॉय कर दिया। साउथ अफ्रीका के पास दुनिया के सबसे बड़े नेचुरल यूरेनियम रिजर्व्स थे और यहीं से यूरेनियम सप्लाई होता था यूएस, यूके और फ्रांस को, और कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हिसाब से इवन यूएसएसआर और इजराइल को भी। 1948 में ही साउथ अफ्रीका ने एटॉमिक एनर्जी बोर्ड स्टेब्लिश किया और शुरू किया एक सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम। लेकिन 1960 से 70 के बीच उन्होंने अपनी पॉलिसी बदल ली और शुरू किया एक सीक्रेट न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम। और इस शिफ्ट के पीछे के क्रिटिकल रीजन थे कोल्ड वॉर टेंशंस, इंटरनेशनल आइसोलेशन और स्ट्रेटेजिक लेवरेज। 1977 में साउथ अफ्रीका ने कालाहारी डेजर्ट में एक न्यूक्लियर टेस्ट साइट बनाई थी और ऑलमोस्ट एक न्यूक्लियर डिवाइस डेटोनेट कर दिया होता, लेकिन एक सोवियत सैटेलाइट ने उस एक्टिविटी को डिटेक्ट कर लिया और यूएसएसआर ने यूएस को अलर्ट कर दिया। और इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक प्रेशर के बाद साउथ अफ्रीका को टेस्ट कैंसिल करना पड़ा। लेकिन 1979 में एक मिस्टीरियस इंसिडेंस हुआ जो आज भी एक अनरिजॉल्व्ड मिस्ट्री है। 22 सितंबर 1979 यूएस का एक सैटेलाइट कोड नेम वेलार 6911 ने प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के पास एक डबल फ्लैश डिटेक्ट किया। ये डबल फ्लैश एक टिपिकल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन सिग्नेचर होता है। यूएस ने इनिशियली तो इसे डिनाई किया, लेकिन एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ये एक जॉइंट इजरायली साउथ अफ्रीकन न्यूक्लियर टेस्ट हो सकता है। ये इंसिडेंट आज भी वेला इंसिडेंट के नाम से जाना जाता है और एग्जैक्ट ट्रुथ आज भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है। 1980s के मध्य तक साउथ अफ्रीका ने 6 न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना लिए थे और 7वां अंडर डेवलपमेंट था। हर बॉम्ब की डिस्ट्रक्टिव कैपेसिटी हिरोशिमा बॉम्ब के बराबर थी। रिपोर्ट्स ये सजेस्ट करती हैं कि साउथ अफ्रीका ने इजराइल के साथ क्लोजली कोलैबोरेट किया। यूरेनियम एक्सचेंज के बदले इजराइल ने डिजाइन्स और टेक्निकल सपोर्ट दिया और पॉसिबिलिटी इस बात की भी है कि इसी अलायंस को प्रोजेक्ट चैलेट या प्रोजेक्ट फ्लावर के नाम से रेफर किया जाता है। लेकिन 1990s के अर्ली ईयर्स में 2 मेजर डेवलपमेंट हुए। सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया, कोल्ड वॉर थ्रेट खत्म हुआ, साथ ही साउथ अफ्रीका डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहा था। तब प्रेसिडेंट डी क्लर्क ने एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया कि साउथ अफ्रीका अपने एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर वेपन्स वॉलंटरली डिस्ट्रॉय करेगा। और ये प्रोसेस ऑफिशियली कंप्लीट हुआ 1990 से 1991 के बीच। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के फुल इंस्पेक्शन के अंडर न्यूक्लियर वेपन्स डिसमेंटल कर दिए गए, एनरिच्ड यूरेनियम सिक्योर वॉल्ट्स में सील कर दिए गए और डिजाइन्स और ब्लूप्रिंट्स भी डिस्ट्रॉय कर दिए गए। और साउथ अफ्रीका बना दुनिया का पहला और एकमात्र देश जिसने खुद अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स को वॉलंटरली डिसमेंटल किया। लेकिन 2007 में एक शॉकिंग खबर सामने आई। आर्म्ड इंट्रूडर्स इसी न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास पहुंचने वाले थे। ये वही फैसिलिटी थी जहां एनरिच्ड यूरेनियम स्टोर किया गया था। इंट्रूडर वॉल तक पहुंच ही गए थे। अगर थोड़ा और टाइम मिलता तो वो न्यूक्लियर ग्रेड मटेरियल तक पहुंच जाते। और इस इंसिडेंट ने दुनिया को फिर से ये याद दिलाया कि न्यूक्लियर मटेरियल का मिसयूज कभी भी एक रियल थ्रेट बन सकता है, चाहे वेपन्स डिसमेंटल ही क्यों ना हो चुके हों। और अब बारी थी पाकिस्तान की। पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू से ही रिवेंज और इनसिक्योरिटी का प्रोडक्ट था, कोई विजनरी साइंटिफिक या टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट नहीं। 1971 में इंडिया के साथ वॉर में पाकिस्तान की हिस्टोरिक हार के बाद ईस्ट पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया और पाकिस्तानी आइडेंटिटी को एग्जिस्टेंशियल शॉक लगा।
और तब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकर अली भुट्टो ने एक स्टेटमेंट दिया जो पाकिस्तान के फ्यूचर न्यूक्लियर ऑब्सेशन का फाउंडेशन बन गया। अगर इंडिया बॉम्ब बनाएगा तो हम घास खाएंगे, पत्ते खाएंगे, भूखे रहेंगे, लेकिन बॉम्ब जरूर बनाएंगे। और इस बात में कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं था, सिर्फ इमोशनल रिवेंज था। जब इंडिया ने 1974 में अपना स्माइलिंग बुद्धा न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया, पाकिस्तान के लिए ये एक और झटका था। और इसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने वेपनाइजेशन की रफ्तार बढ़ा ली। और इस प्रोजेक्ट का मोस्ट कंट्रोवर्शियल फिगर बना डॉक्टर अब्दुल कादिर खान। AQ खान नीदरलैंड्स में यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी में मेटलर्जिस्ट था। वहां से उसने क्लासिफाइड डिजाइन्स और ब्लूप्रिंट्स चुरा लिए। 1975 में पाकिस्तान लौट आया और एक कैंडलस्टीन न्यूक्लियर प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। पाकिस्तान के लिए ये एक नॉलेज शॉर्टकट था, ना रिसर्च ना एथिक्स, सिर्फ चोरी। और फिर चाइना ने भी दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाले प्रिंसिपल पर काम किया। चाइना ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर मटेरियल, वॉरहेड डिजाइन्स और टेस्टिंग डेटा दिया। ये सब कोवर्ट चैनल से हुआ ताकि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बन जाए और इंडिया को काउंटर करे। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कोल्ड वॉर के दौरान यूएस को यह पता था कि पाकिस्तान कुछ गलत कर रहा है। लेकिन सोवियत अफगान वॉर के टाइम पे पाकिस्तान यूएस का अलाई था और सिर्फ इस कारण यूएस ने न्यूक्लियर एक्टिविटीज पर आंख बंद कर ली और जियोपॉलिटिक्स ने मोराल को मार दिया। 1998 में पोखरण में जब इंडिया ने 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए तो पाकिस्तान ने सिर्फ 17 दिनों के बाद 5 टेस्ट किए। लोकेशन रासकोस हिल्स, बलूचिस्तान। ऑपरेशन का नाम था शगाई 1 और 2। ये एक इमोशनल और पॉलिटिकल रिस्पॉन्स था, नॉट अ साइंटिफिकली टाइम्ड ऑपरेशन। और इसके बाद पाकिस्तान बना दुनिया का 9th न्यूक्लियर आर्म्ड नेशन। लेकिन सबसे ज्यादा अनस्टेबल और प्रोलिफरेशन प्रोन भी। जहां इंडिया की पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज की, रिस्पॉन्सिबल एंड रिस्ट्रेन बिहेवियर की, वहीं पाकिस्तान का कहना है फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन। अगर उन्हें लगा कि उनका एग्जिस्टेंस खतरे में है तो पहले ही स्ट्राइक कर सकते हैं। इस पॉलिसी ने साउथ एशिया को न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बना दिया है। पर हद तो तब हो गई जब 2004 में अब्दुल कादिर खान ने नेशनल टेलीविजन में यह कॉन्फेस किया कि उसने एक ग्लोबल ब्लैक मार्केट न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन नेटवर्क बनाया, जिसके थ्रू नॉर्थ कोरिया, ईरान और लीबिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेची गई। ये सुनकर पूरा ग्लोब हिल गया। सबसे बड़ा इलीगल न्यूक्लियर बाजार पाकिस्तान के अंदर से ऑपरेट हो रहा था। और सबसे बड़ी डर की बात यह है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट्स पर तालिबान और टेरर ग्रुप्स का थ्रेट हमेशा ही रहता है। न्यूक्लियर सिक्योरिटीज भी वीक है और इनसाइडर थ्रेट्स और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ने दुनिया में एक लॉन्ग टर्म रिस्क क्रिएट कर दी है। पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम साइंस नहीं, सिर्फ सर्वाइवल से ड्रिवन था। R&D नहीं, चोरी, कॉपी और कॉवर्ट हेल्प से बना और आज भी दुनिया का मोस्ट फियर्ड और लीस्ट ट्रस्टेड न्यूक्लियर स्टेट माना जाता है। उसके बाद बारी आती है नॉर्थ कोरिया की। नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर क्लब का सबसे लेटेस्ट और सबसे वोलेटाइल मेंबर है। उनका न्यूक्लियर एम्बिशन 1950s में शुरू हुआ जब सोवियत यूनियन ने योंगब्योन में उनका पहला रिएक्टर बनवाया एनर्जी के लिए। लेकिन 1970s तक नॉर्थ कोरिया सीक्रेटली वेपन्स डेवलप करने लगा। अपने यूरेनियम रिजर्व्स के कारण उसको रॉ मटेरियल के लिए दूसरों पर डिपेंड भी नहीं होना पड़ा। 1980 से 1990s के बीच यूएस को यह शक हुआ कि वो प्लूटोनियम से बॉम्ब बना रहे हैं। ग्लोब प्रेशर बढ़ा और 1985 में नॉर्थ कोरिया ने एनपीटी साइन किया, लेकिन इंस्पेक्शन डिले करता रहा और फैसिलिटीज हाइड करता रहा। 1994 में एग्रीड फ्रेमवर्क साइन हुआ। नॉर्थ कोरिया प्रोग्राम को फ्रीज करेगा और बदले में उसे लाइट वाटर रिएक्टर्स और एड मिलेगी। लेकिन 2000 तक ये ट्रस्ट टूट गया। यूएस ने सीक्रेट यूरेनियम एनरिचमेंट का आरोप लगाया और 2003 में नॉर्थ कोरिया ने एनपीटी से ऑफिशियली विड्रॉ कर लिया। और फिर पाकिस्तानी अब्दुल कादिर खान और शायद चाइना की मदद से नॉर्थ कोरिया ने एक फंक्शनल न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप कर लिया। 2006 में उन्होंने अपना पहला टेस्ट कंडक्ट किया। याइल्ड सिर्फ 0.5 किलो टन का था, इसीलिए इसको फेल माना गया, लेकिन इंप्रूवमेंट तेजी से दिखाई दी। 2009 में उससे स्ट्रॉन्गर टेस्ट कंडक्ट किया गया 2 से 5 किलो टन का, और 2013 में एडवांस्ड टेक टेस्ट किया गया। और फिर साल 2016 और 17 में हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट किया, जो कि यूएस तक पहुंचने लायक बनाया गया। और आज नॉर्थ कोरिया के पास डजन्स ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड होने का एस्टिमेट है, लेकिन उनका एग्जैक्ट नंबर आज भी क्लियर नहीं है। ये तो थे वो 10 देश जिन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट को सक्सेसफुली अचीव किया, पर और भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जो बहुत करीब पहुंच चुके हैं। और इसमें सबसे पहला नाम आता है ईरान का, क्योंकि वो आज भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर एक्टिवली काम कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि वो ब्रेकआउट कैपेबिलिटी से सिर्फ कुछ महीने दूर हैं
और इसी टेंशन के चलते 2024-25 में आपने खुद देखा होगा कि इजराइल और ईरान के बीच कितनी पीक टेंशन डेवलप हुई। ईरान के ड्रोन और मिसाइल अटैक्स के जवाब में इजराइल ने भी डायरेक्ट मिलिट्री स्ट्राइक्स किए और इस कॉन्फर्मेशन ने दुनिया को एक बार फिर से ये याद दिलाया कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। और सिर्फ यही नहीं, और भी काफी कंट्रीज हैं जो इस लिस्ट में काफी आगे हैं। इराक, लीबिया, सीरिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, स्वीडन, साउथ कोरिया, ताइवान और जापान। लेकिन यहाँ जापान का केस सबसे ज्यादा यूनिक है। उनके पास फुल कैपेबिलिटी है, टेक्नोलॉजी, रॉ मटेरियल और साइंटिफिक एक्सपर्टीज। लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी की लेगेसी के चलते जापान अब तक पैसिफिस्ट स्टैंस मेंटेन करता आया है। और एक और इंटरेस्टिंग बात कि कोल्ड वॉर के दौरान कई देश खुद न्यूक्लियर पावर नहीं थे, लेकिन उन्होंने यूएस और यूएसएसआर के न्यूक्लियर वेपन्स को होस्ट किया। यूएस ने अपने न्यूक्स को स्टोर किया बेल्जियम, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, टर्की और कई अन्य देशों में। वहीं यूएसएसआर ने भी स्टोर किया यूक्रेन, बेलारूस, कजाकिस्तान, आर्मेनिया और जॉर्जिया में। और फिर कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद ज्यादातर न्यूक्स को हटा लिया गया या फिर वापस ले लिया गया। लेकिन यूएस के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स आज भी 5 नाटो कंट्रीज में मौजूद हैं। और 2023 में रसिया ने अपने न्यूक्स बेलारूस में दोबारा डिप्लॉय किए। यह पहली बार था जब सोवियत यूनियन टूटने के बाद रसिया ने अपने न्यूक्स किसी फॉरेन टेरिटरी में बेस किए हों। अब डर तो इस बात का है कि आज के जमाने में लगभग सभी न्यूक्लियर पावर्स अपने सबसे डेडली वेपन्स सबमरीन्स में रखते हैं, स्पेशली बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स SSBNs। ये सबमरीन समुद्र के अंदर महीनों तक छुपी रहती हैं और दुनिया के किसी भी कोने में स्ट्राइक कर सकती हैं। ये कॉन्सेप्ट बनाता है सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। अगर एक देश सरप्राइज न्यूक्लियर अटैक में खत्म भी हो जाए तो उनकी हिडन सबमरीन्स फिर भी रिटेलिएट कर सकती हैं। इसलिए न्यूक्लियर वॉर में कोई विनर नहीं होता, सिर्फ ग्लोबल डिस्ट्रक्शन होता है। न्यूक्लियर वेपन सिर्फ साइंस या टेक्नोलॉजी का मुद्दा नहीं है, ये पावर, पॉलिटिक्स और सर्वाइवल का सबसे खतरनाक इक्वेशन है। हर देश के पीछे की कहानियां हैं एम्बिशन की, डिसेप्शन की और डिप्लोमेसी की। और ऐसे ही हिडन ट्रूथ्स, डीप रिसर्च बेस्ड स्टोरीज और इम्पैक्टफुल विजुअल नैरेटिव्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए वेदावेशन को, जहां हम स्टोरी टेलिंग्स को बनाते हैं नॉलेज का पावर हाउस। हर एपिसोड में फैक्ट्स भी होंगे, इमोशन भी और वो सवाल भी जो कभी शायद पूछे ही नहीं गए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। आपके सपोर्ट से हम इस तरीके के कंटेंट को लगातार आपके लिए लाते रहेंगे, जो सिर्फ दिखाता नहीं समझाता है। और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। दिस इज वेदावेशन, वेयर फैक्ट्स मीट स्टोरी टेलिंग। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक जय हिंद, जय तु भारतम।